मुताबिक मोहम्मद सादिक संजानी चेयरमैन सेनेट मुंतखब किया जाता है। रहबर कमेटी की तरफ से मीर हासिल बजंजो साहब का नाम चेयरमैन के लिए तजवीज़ किया है। चेयरमैन सेनेट साहब है, वो खुद इस्तीफा दे तो बेहतर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। जो चीज़ चलाने वाली है वो ये है कि मीर हासिल बजिंजो साहब जो कि नेशनल पार्टी के सरबराह हैं, उनको मुत्तहिदा अपोजिशन ने, जो कि सेनेट की मुत्तहिदा अपोजिशन अब फॉर्मली है क्योंकि उन्होंने उनको अपना उम्मीदवार मुकर्रर किया है या नामजद किया है, वो बाकायदा अनाउंस हो चुके हैं कि चेयरमैन सेनेट के नेक्स्ट उम्मीदवार हैं। और इसलिए हम ये कह रहे हैं क्योंकि उनके पास अगर उनको वोट मिलता है तो एक अच्छा खासा नंबर है जो कि उनको वोट दे सकता है, और ये तादाद तकरीबन 65 के करीब है जो उनको वोट करेगी। इस वक्त जो सेनेट के कुल अराकीन है 104 हैं, उसमें जो तब्दीली के लिए वोट चाहिए वो 53 चाहिए, और सेनेट में जो पार्टी पोजीशन इस वक्त है वो 103 अरकान इस वक्त मौजूद हैं। चेयरमैन इसहाक डार साहब इस वक्त नहीं है क्योंकि उन्होंने ओथ नहीं लिया था। पीपल्स पार्टी के पास 21 अराकीन हैं, मुस्लिम लीग नून के पास 30 सेनेटर्स हैं, नेशनल पार्टी के खुद 5 हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के और पख्तूनख्वा के 4 हैं, जमात इस्लामी के 2 हैं, एएनपी का 1 सेनेटर है। यूं सेनेट में अपोजिशन के 67 उम्मीदवार सेनेटर्स मौजूद हैं। हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ आए तो तहरीक इंसाफ के 14 हैं, सादिक संजरानी साहब के जो यानी बाप बलोचिस्तान अवामी पार्टी है उसके 8 हैं, एमकेएम के 5 हैं, फाटा के 7 हैं, मुस्लिम लीग फे और बीएनपी मैंगल का 1 सेनेटर है। अभी बीएनपी मैंगल का फैसला होना है कि वो भी संजरानी साहब को वोट देंगे कि नहीं, लेकिन हाल ही में उन्होंने अपने स्टेटमेंट में अख्तर मैंगल साहब ने कहा था कि हम जो है संजरानी साहब को वोट नहीं दे सकते, नहीं भी दे सकते। अगर ये अदम एतमाद मुस्तरद होती है तो इसके लिए मुस्लिम लीग नवाज या पीपल्स पार्टी के अरकान का इस तहरीक की हिमायत ना करना लाजिम है, और अगर दोनों पार्टियां नहीं टूटती तो सेनेट चेयरमैन के खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक है उसको मुस्तरद होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आज प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो मुलाकात की है सादिक संजरानी साहब से जो कि मौजूदा चेयरमैन है, और उनसे कहा है घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं और हम आपको मुंतखब कराएंगे, आपको दोबारा जितवाएंगे। कैसे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि 44 जो अरकान हैं वो इस वक्त हुकूमत के पास है। इसका मतलब ये है कि क्या वो हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे या वो लोगों को कन्विंस करेंगे कि खुफिया रायशुमारी के अंदर जो है वो लोग वोट संजरानी साहब को दें। उन्होंने ये भी कहा कि आप जो है डट जाए और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, हम सब मिलकर इस तहरीके अदम एतमाद को जो है वो नाकाम बनाएंगे और जमहूरियत का राग अलापने वाले बताएंगे चेयरमैन सेनेट को हटाने की कोशिशें कौन सी जमहूरी इकदार हैं। मफाद परस्त लोग जमहूरियत को तबाह करने पर तुले हुए, ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने आज ये कहा है। इस यकीन के पीछे क्या यकीन है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये आपको याद रहे कि गुज़िश्ता साल मार्च में जो सूरत हाल थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। पीपल्स पार्टी जो है वो रजा रब्बानी साहब को पीएमएलएन बनाने को तैयार थी, लेकिन पीपल्स पार्टी पीछे हट गई थी, संजरानी साहब को आगे लेके आई थी। आपको जरदारी साहब की मुलाकातें भी याद होंगी, लेकिन आज वो दिन है कि जरदारी साहब कहते हैं अगर हम लाए थे तो हम हटा भी सकते हैं। मेरे साथ जो आज पैनल है वो बड़ा मोहतरम है और उनसे जानने की भी कोशिश करेंगे कि इम्कानात क्या है, क्योंकि चेयरमैन सेनेट की तब्दीली कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत ही अहम पैगाम होगा। मौजूद हैं जनाब मीर हासिल खान बजिंजो साहब इस वक्त खुद, जो कि कैंडिडेट अनाउंस हो चुके हैं। बजिंजो साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ खुसूसी बातचीत का। शैला रजा साहिबा पीपल्स पार्टी से हैं, फारूक हबीब साहब हमारे साथ पीटीआई से हैं, और जनाब अफजल खान साहब, राना अफजल खान साहब जो हैं वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप पे फैसलाबाद से। पहले मैं सीधी बजिंजो साहब के पास आऊंगी। बजिंजो साहब, आपको कितनी उम्मीद है सर कि ये कोई मुआवजा हो जाएगा? मुआवजा तो होना चाहिए, नंबर तो बड़ा कंफर्टेबल है आपके पास, तो सर उम्मीद है कि आप मुंतखब हो जाएंगे चेयरमैन सेनेट? देखिए आसमा बीवी, जहां तक पहले तो आपका शुक्रिया और इस बात की माजरत कि आपको उस दिन मैंने टाइम दिया जो मुझे कराची जाना पड़ा। कोई बात नहीं। देखिए पहले तो मैं आप शुक्रिया अदा करूंगा सारे अपोजिशन का। आसमा बीबी, जहां तक मेरा ताल्लुक है, आप यकीन करें कि मैं न इस वक्त नवाज शरीफ से मिला हूं, न मैं बिलावल से मिला हूं, न मैं शहबाज शरीफ से मिला हूं,
न मैंने किसी से अपनी इस चेयरमैनशिप की बात की है, तो इसीलिए उन्होंने मुझे इस काबिल समझाया है, तो पहले मैं इन तमाम पार्टियों का शुक्रिया अदा करूंगा। अब सवाल दो सवाल सामने आ रहे हैं जी। पहला है अदम एतमाद नहीं है बुनियादी तौर पे, इसमें जो लफ्ज है द रिमूवल ऑफ चेयरमैन, इसमें अदम एतमाद जो है वो स्पीकर का होता है, ठीक हो गया। सेनेट में रिमूवल ऑफ चेयरमैन होता है। तो मेरी गुजारिश ये है कि जिन पार्टियों ने मुझे नॉमिनेट किया है ये बड़ी जिम्मेदार पार्टियां हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, जेजेवाई हो, पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी हो, उसमें शेरपाव साहब की पार्टी हो, या असफंदार वली की ANP हो, ये बड़ी जिम्मेदार पार्टियां हैं। अब ये कहना कि जी हम इनको, एक बयान आया था शायद किसी PTI के हमारे दोस्त के कि इनके 17 आदमी इनको वोट नहीं देंगे जी, 13 मैं नहीं समझता हूं कि सेनेट एक ऐसा ही है जी आ रहा है। हाँ। लेकिन सेनेट का फोरम एक बहुत बड़ा फोरम है, ये कोई डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नहीं है कि हम कहें कि ये टूटेंगे वो टूटेंगे। ये हम सब कुलीग हैं, चाहे वो PTI के लोग हैं, में हमारे कुलीग हैं, नून वाले भी हमारे कुलीग हैं, बाप वाले भी हमारे कुलीग हैं। जो लोग सेनेट में आते हैं वो काफी मैच्योर लोग हैं। मैं नहीं समझता हूं कि कोई अपनी पार्टी से डिफेक्ट करेगा, पीपल्स पार्टी को छोड़ देगा, नून को छोड़ देगा, या अपनी पार्टी को छोड़ देगा। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि खुफिया राय दी है। लेकिन मुझे बताइए कि BNP मैंगल तो कहती है कि हमने सिंजरानी साहब को वोट नहीं देना, क्या आपकी उनसे कोई बात हुई है? और फिर जमाते इस्लामी क्यों चुप है? दो तो उनके भी वोट है, वो क्यों खामोश है? देखिए अभी तक हमें तो अभी नॉमिनेट किया गया है। पहले तो मैं अपोजिशन के पास गया, उनका शुक्रिया अदा किया, उसके बाद तो मैं टेलीविजनों में फंसा हुआ हूं। तो कल सुबह हम जाएंगे और मुझे जमात इस्लामी के हवाले से मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मुझे यकीन है जमात इस्लामी मुझे वोट देगी। ये तो ऊपर से आप पूछेंगे आपको क्यों वोट देगी, ये शायद मेरे और आप दोनों की समझ में ना आए। अच्छा नहीं, वो तो हमें पता है कि आप कितने हॉट फेवरेट है। आज सुबह जेल में भी मियां साहब ने कहा जी कि नहीं उनको हमने देना है, वो हमारे एक तरह के हमारे हम ख्याल हैं इसलिए उनको वोट करेंगे। और यही तनकीद आपके ऊपर हो रही है कि हम ख्याल हैं इसलिए तब्दीली आ रही है। मुझे इधर चलते ये भी बता दीजिएगा बजिंजो साहब के ये जो 65 अरकान हैं, आपको लगता है ये 65 के 65 आपको वोट देंगे, या जो 13 आजाद हुए थे PMLN के मुंतखब, उनको कहीं तोड़ने की कोशिश होगी? देखिए वो 13 में से कोई आजाद नहीं है। वो इलेक्शन कमीशन ने, वो डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी मियां साहब की, उनने टिकट दिया था, इलेक्शन कमीशन ने वो टिकट वापस ले लिए। वो आजाद नहीं है, वो कमिटेड पीपल्स पार्टी के आदमी हैं, किसके, नून के आदमी हैं, और वो नून के मेंबर हैं। वो कोई आजाद नहीं है, वो नून में हैं, और वो सब पढ़े लिखे लोग हैं। वो कैसे ये काम कर सकते हैं? और वो देखिए एक आदमी सेनेटर बनता है, सेनेटर बनना बहुत मुश्किल काम है, और वो अपनी पार्टी की वजह से बनता है, ठीक बात, क्योंकि सेनेटर बगैर पार्टी के नहीं हो सकता। तो इसीलिए अपनी पार्टी को छोड़ना इतना आसान नहीं होता है। तो आपके आ जाने से पैगाम क्या जाएगा? क्योंकि जाहिर है आप हम ख्याल हैं नवाज शरीफ साहब के, आप अब हम ख्याल हैं बिलावल भुट्टो जरदारी के, तो क्या पैगाम जाएगा सर, और किसको जाएगा? देखिए पैगाम जिसको जिधर जाए वो उसकी मर्जी है। मैं समझता हूं कि मैं इस वक्त अपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। उसमें नून भी है, उसमें पीपल्स पार्टी भी है, उसमें ANP भी है, उसमें पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी भी है, उसमें जेजेवाई भी है। मैं इस वक्त अपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो अब सिंजरानी साहब को प्राइम मिनिस्टर ने जो यकीन दिलाया है, तो उस यकीन के पीछे क्या है? कौन सी ऐसी ताकत मिल जाएगी कि 44 से वो वोट जो है वो ज्यादा उनके हो जाए, 57 हो जाए, जो कि मैक्सिमम चाहिए? तो कौन सी ताकत है सर? देखिए अगर कोई ऐसी ताकत प्राइम मिनिस्टर के पास होती भी, उसको चाहिए ये था कि वो इसको अनाउंस नहीं करता, क्योंकि ये बहुत मुनासिब बात नहीं है। और संजरानी का उसके पास जाना भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि उसका स्टेटस की इजाजत नहीं देता है कि वो उसके पास जाए।
तो मेरे ख्याल में कि अगर प्राइम मिनिस्टर के पास ऐसी कोई ग्रुप उसने अलहदा किया हुआ है, तोड़ा हुआ है, हार्स रेडिंग की हुई है, फिर भी उसको अनाउंसमेंट ही नहीं करनी चाहिए थी। मगर इसको यकीनन अपोजिशन की मीटिंग होगी, अपोजिशन वाले इसको जरूर डिस्कस करेंगे कि भाई प्राइम मिनिस्टर ने क्यों, किस सेंस में ये बात की। अच्छा, चूंकि अब बलूचिस्तान में मैं आज आपका स्टेटमेंट सुन रही थी, आपने कहा बहुत सारे लोग बलूचिस्तान से मुझे वोट देंगे, तो क्या बाप के लोगों को भी आप तोड़ेंगे? मतलब बाप तो बाप है ना सर। और साथ में मैंगल साहब का क्या तासुरात है? कोई पैगाम रिसानी वैसे हुई है आपकी? वैसे तो कल से आपने कैंपेन का कहा है कि शुरू करेंगे। देखिए, इसमें दो फेज है ये। एक फेज ये है कि रिमूवल ऑफ चेयरमैन है, उसके बाद मेरा वोट आता है। रिमूवल ऑफ चेयरमैन का पहला मरहला जब खत्म होगा फिर वोट आएगा। मैं समझता हूं कि जिस वक्त तक अगर चेयरमैन संजरानी साहब का रिमूवल हो गया और उसके बाद हमारे इलेक्शन हो गए, तो फिर मैं कंफर्टेबली काफी वोट इधर उधर से मिल जाएंगे मुझे। अच्छा, यानी जाहिर है कि वो बरतरफी होगी तो आपकी अपॉइंटमेंट होगी और आपके लिए वोटिंग होगी खुफिया राय शुमारी के तहत। अब बजिंदर साहब आपसे मैं सेकंड फेज की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो अगर आप शामिल होना चाहते हैं शो पे तो आप हों, मगर मैंने आपसे 10 मिनट का रिक्वेस्ट की थी, अगर आप बैठना चाहें हमारे साथ तो जरूर, मगर जिस दिन बन जाएंगे तो फिर आपका खुसूसी, अगर आप मुझे इजाजत दें तो आपकी मेहरबानी है। बहुत शुक्रिया बजिंजर साहब, जिस दिन बन गए उस दिन फिर आपका खुसूसी इंटरव्यू होगा। थैंक यू सो मच। फरूख, आपने सुना, अभी शैला भी हमारे साथ है और राना साहब भी, ये क्यों प्राइम मिनिस्टर को जरूरत पेश हुई कि वो चेयरमैन सेनेट को मिले और उनको कहेंगे फिक्र ना करे, घबराना नहीं है? देखिए, मैं नहीं समझता कोई ऐसी बात है या कोई ऐसा मामला है। चेयरमैन सेनेट जो है वो इससे पहले आसिफ अली जरदारी को भी मिल चुके हैं और इससे पहले जो है वो तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को जो है वो मिलते हैं, तो इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर को मिलते रहे हैं। ये कोई आज पहली बार मुलाकात नहीं हुई। देखिए, असल सवाल ये है कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को जो है वो हटाने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। इनको जो असल बुनियादी चीज़ है वो समझने की ज़रूरत है कि 1 साल पहले आप एक सोच को सामने रख के कि बलूचिस्तान हमारा एक पसमानदा सूबा है, वहाँ से हमें चेयरमैन सेनेट को लेकर आते हैं और PMLN जिस तरह बता रही थी, रज़ा रबानी को पीपल्स पार्टी PMLN सपोर्ट करना चाह रही थी, तो उस वक्त जरदारी साहब का बड़ा एक बयान आया था जिसके अंदर एक शिद्दत भी थी कि हमें ना बताएं कि हमने किसको जो है वो नॉमिनेट करना है। और उस वक्त जो है वो सादिक संजरानी साहब को लेकर आए और PTI ने भी उनको वोट दिया और एक सूबे की नुमाइंदगी बड़ी बलूचिस्तान में याद है कि एक पूरा ग्रुप बना, वहाँ पे PMLN के लोग। अब मामला ये है, अब जो असल में चीज है जो कि समझने की जरूरत है वो ये है कि ऑपोजिशन इस वक्त जो है वो शिकस्त खुर्दा है। शिकस्त खुर्दा क्यों है कि पे दर पे इनको शिकस्तों का सामना है। बड़े बड़े दावे ये करते रहे हैं क्योंकि जाहिर बात है कि अब जो है वो इनके लिए एक फ्रेंडली हुकूमत नहीं है या ये फ्रेंडली अपोजिशन बनने की कोशिश करते हैं तो इनको NRO नहीं मिलता। मामला ये है कि इस वक्त जिस चीज का इनको मेन इशू है वो इनको सादिक संजरानी का इशू नहीं है। ये चाहते हैं कि हमारे कंधे पे कोई मेडल लगे कि हमने जो है वो चेयरमैन को हटा दिया। आप तो हुकूमत गिराने निकले थे, आप जो है वो आके चेयरमैन सेनेट पे इत्तेफाक कर रहे हैं, तो ये एक बुनियादी सवाल अपनी जगह पर मौजूद नहीं। अच्छा, मैं इसके ऊपर गिनवा देते हैं। पीपल्स पार्टी से भी जरा सुन लेना, मुझे ऐड कर लेना, बात मुकम्मल। देखें, इन्होंने ये कहा कि हम सड़कों पे निकलेंगे, सड़कों पे निकलने की कोशिश की, घर के ड्राइंग रूम से सहन से वापस आ गए, सिंध के अंदर पंजाब आ नहीं सके। इसी तरीके से उन्होंने कहा हम बजट नहीं पास होने देंगे, हुकूमत के दर्जनों अरकान हमारे साथ हैं। बजट भी पास हुआ, बजट हो गया। फिर BNP मेंगल जब अपोजिशन के कैंप्स पे खड़े होकर बजट को सपोर्ट कर रही थी, जिनको इनको बड़ा मान था कि वो हमें जो है वो सपोर्ट करेंगे, वो भी इनके साथ खड़े नहीं हुए। तो ये तमाम तरह शिकस्त खुर्दा अपोजिशन है, मुझे हमदर्दी है इनके साथ। अच्छा शैला, ये जो फरूख बात कर रहे हैं ना कि मुआवजे हुए हैं, वैसे मुआवजे हुए हैं बजट में, हमने सुना कि भाई नहीं होगा और फिर आपने देखा एक बड़ी ऐसी सूरत हाल हो गई थी जिसमें कि लगता था कि मैंगल साहब जो हैं वो खिलाफ जाएंगे हुकूमत के, लेकिन फिर वो साथ आ गए। बहुत अच्छा किया, उनके मिसिंग पर्संस भी उसके ऊपर वापस आए, लेकिन क्या हुआ? ये मुआवजे अब भी मुआवजा हो सकता है? अच्छा, देखिए, मैंगल साहब जो हैं, अगर उन्होंने बजट को वोट दिया है तो वो जाने, उनके वोटर्स जाने, ठीक है, वो जाने, उनके वोटर्स जाने। लेकिन अगर कहीं से 10 अरब की आवाजें आए तो वो बड़ी अजीब सी बात होती है। या PTI को सिर्फ वजारत की, वो MQM को सिर्फ वजारत की खुशखबरी दे दी जाए और फिर उनको वजारत के बजाय ये किया जाए कि सिंध के जो मंसूबे वफाक के ज़ेर तहत चल रहे थे वो रोक कर उनको 15-15 करोड़ दिए जाएं, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। या
पंजाब के एमपीएस को इस तरह से तोड़ा जाए, तो ये अगर ये कर लेंगे कि किसी सेनेटर को इस तरह खरीद लेंगे तो मुआवजा होगा, अदरवाइज हमारे नंबर पूरे, हमारे लिए मुआवजा नहीं होगा। रही बात बजट पास होने की, तो बजट तो हमेशा हुकूमत पास कर लेती है, वो तो एक ट्राई होती है जिसको अपोजिशन अपनी जिम्मेदारी करती है। इतनी अमेंडमेंट्स आई और बहुत अफसोस की बात है कि एक झूठा बजट पास हुआ। इन्होंने 533 अरब के टैक्सेस लगाए थे, लेकिन आईएमएफ ने कहा कि 736 अरब 45 करोड़ के टैक्सेस लगे। तो ये तो शर्म का मुकाम है। जिस दिन आईएमएफ जो है वो ये फिगर दे रही थी, उस दिन ये बैठ के ये बातें कर रहे थे कि किसने कितने दौरे किए, किसने क्या किया। तो ये इन्हें सोचना चाहिए। अपोजिशन अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफुल ख्याल पार्टीज हैं, उनके नज़रिए मुख्तलिफ हैं, उनमें इत्तेहाद एजेंडा टू एजेंडा होगा। उनकी कोई मजबूरी नहीं है कि वो किसी से माहिदे करें, किसी को वजारतें दें, किसी को वो करें, उनको लेकिन परेशान तो आप लोग हैं। आप देखिए ना, इतना भी इतने बेबस है। कहा एक साल के अंदर सिंजरानी साहब को उन्होंने साल पहले क्या कहा था और अब क्या कह रहे हैं, तो काफी तब्दीली आई है यहाँ पे भी, नहीं? अच्छा देखिए, जब हमने चेयरमैन सेनेट लगाया था तो हमारे साथ पीटीआई थी, हालांकि हम इतने बुरे लोग हैं, और हमने इसलिए लगाया था कि हम उस वक्त पीएमएलएन की जो हरकतें थी उनको हम इंतकामी कहते थे। सूबों को उनका हिस्सा नहीं मिल रहा था, माशी पॉलिसी गलत थी। आज सूबों को उनसे ज्यादा हिस्सा नहीं मिल रहा, आज उनसे ज्यादा गलत माशी पॉलिसी है। और रही बात कि हमने कहा था हम सड़क पे आएंगे, हमारे चेयरमैन बिलावल ने बजट के बाद 5 जलसे किए हैं, जिसमें से 3 तो केपी में किए हैं। अच्छा, और बाकी आगे भी कर रहे हैं। बहुत अच्छे और दूसरी बात मैं समझती हूं कि शिकस्त खुर्दा तो हुकूमत है जिसके कायद को ये नहीं मालूम कि उससे पूछे बगैर जब वो कोई फैसला कर लेता है तो अगले दिन उसको पोर्टफोलियो बदलना पड़ता है। अच्छा, ये इस पे मैं आती हूँ, ये आप जो रेफरेंस दे रही है, लेकिन राना साहब आपको क्या लगता है सर कि ये अब अगर ये जंग भी मुआवजा कोई हो गया और आपने हार ली, जैसे बजट पास हो गया, जैसे मुख्तलिफ और चीजें हो गई है बीच में, तो फिर क्या स्टैंडिंग क्या होगी अपोजिशन की? सर देखिए, आपने मुआवजे का लफ्ज इस्तेमाल किया, मुझे बड़ा एतराज है उससे। इसको मुआवजा नहीं कहेंगे, इसको तो कोई और बहुत बड़ी गाली होगी हमारे सेनेट के ऊपर कि मेजॉरिटी के होते हुए ऐसी चीज हो जाए अपोजिशन की शो होने के बावजूद, तो फिर पाकिस्तान की जमहूरियत जो है इसके ऊपर मजीद सवाल उठेंगे। ऑलरेडी भी इस पे सवाल बहुत सारे उठते हैं। तो मुआवजा तो खुदा न खास्ता वो खुशखबरी होती है जो अल्लाह ताला खुशखबरी नहीं, अनहोनी ज़ाहिर होती है जिसमें अल्लाह ताला की या कोई गैबी कुव्वत जो है वो उसके अंदर कार फरमा होती है, उसको हम कहते हैं। जब एक जमहूरियत तो एक नंबर्स की गेम है, और जब ये मेजॉरिटी, और मैं समझता हूँ कि जिस पे ये एतराज था इनका कि छोटे सूबे को, जब वो छोटे सूबे वाली बात भी अब पूरी हो गई, हम छोटे सूबे से बंदा लेके आए और एक ऐसा बंदा लेके आए जिसकी पाकिस्तान के लिए 50 साल से ज्यादा खिदमत है और एक सेलिब्रेटेड पार्लियामेंटेरियन है, जिसकी यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी है। मैं आपको हल्फन एक बात बताता हूं कि जब संजरानी साहब इलेक्शन की जाए, मैं मेंबर नेशनल असेंबली था, मैंने इनका नाम नहीं सुना था, मैं इनको जानता नहीं था, मैं लोगों से किसी ने भी नहीं सुना था किसी, लेकिन काफी वो अनहोनी हुई थी, सही बात है, अनहोनी हुई थी। तो वो अभी आप खुदा ना खास्ता कोई अनहोनी अगर अब हुई तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जमहूरियत के ऊपर एक धब्बा और लग जाएगा। अनहोनी नहीं होगी। ये जहां जहां इत्तेफाक नहीं होता, जहां डिवाइड एंड रूल होता है, वहां अनहोनियां हो जाती हैं। आप पूछ रहे थे कि इमरान खान साहब जो थे वो संजरानी साहब से मिले। हाँ। यकीनन एक बहुत बड़ा मैसेज गया। जो वजीर आजम है वो सबका वजीर आजम होता है। अब अगर कल को संजरानी साहब हार जाते हैं, बदिजो साहब जीत जाते हैं, तो इमरान खान ने नए सेनेट को क्या मैसेज दिया है? तो पहली साइड ले ली उन्होंने। तो ये जमहूरी रवैये सीखने से आते हैं, और कुछ लोग सीखना नहीं चाहते ना, वो सीख सकते हैं। और आप देखिए राना साहब, उन्होंने बहुत बड़ी बात की। उन्होंने कहा जी, उन्होंने बड़े यकीन के साथ, आखिर वो वजीर आजम है, उन्होंने यकीन दिलाया कि आपने घबराना नहीं है, हम जीतेंगे और आप कहीं नहीं जा रहे, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप अपनी जगह पर बरकरार रहें। देखिए आसमा, जमहूरी रवैया ये होता है कि जब आप देखते हैं कि अब बादल छट गए हैं, बारिश होने वाली है,
تو آپ اس کو قبول کر لیتے ہیں. ان کو مشورہ دینا چاہیے تھا کہ آپ باعزت طریقے سے سٹیپ ڈاؤن کر جائیں اور اس الیکشن کو آگے تک نہ لے کے جائیں تاکہ آپ کے تلخیاں بڑھے نہ, ہاؤس ڈیوائیڈ نہ ہو. جب ایک چیز نظر آ رہی ہے, جب ان کو بنایا تھا اس وقت تو وہ سیرا پہن کے گھوڑے پہ بیٹھ گئے تھے, اس وقت ان کی کیا کوالیفیکیشن تھی. اگر وہی لوگ اب چاہ رہے ہیں تو کہ ان کو چینج کیا جائے تو ان کو ان لوگوں کا احترام کرنا چاہیے, لیکن مشورے دینے والے خراب کرتے ہیں. اچھا ران صاحب, میں یہ مشورے کون دے رہے, یہ سر یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ مشورے کہاں سے ہیں, اور ظاہر ہے کہ یہ خفیہ رائے شماری ہوگی تو خفیہ رائے شماری میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ضرور آئیں گے کہ نمبرز پورا کرنا, اگر حکومت لے لیتی ہے, جیت جاتی ہے, تو وہ کون, کیسے وہ اس کو پورا کریں گے, یہ ایک بہت اہم سوال ہوگا. اس کے اوپر بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس وقت اکنامک فروغ, یہ تو ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جی اس وقت جو صورتحال ہے وہ پاکستان کی شاید بدترین صورتحال ہے. لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ آنے کو تیار ہیں, احتجاج کی کالیں آ رہی ہیں. ایسی صورت میں یہ الیکشن ہے, اس میں اگر حکومت کو شکست ہوتی ہے تو کیا میسج جائے گا؟ کیا لوگ اور نہیں آپ کے خلاف آئیں؟ نہیں دیکھیں, اس میں حکومت کی تو شکست کا معاملہ ہی نہیں ہے. جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا, بات تو ہمیں پبلک کو بتانی ہے تو صحیح بات بتانی چاہیے. معاملہ یہ ہے کہ سینٹ کے اندر اکثریت کس کی ہے. سینٹ کے اندر تو آج اگر ان کو کمبائن کریں تو اپوزیشن کی اکثریت ہے. 2008 سے 2013 تک پیپلز پارٹی کی حکومت رہی, 2013 سے 2018 تک نون لیگ کی حکومت رہی. آپ کو پتہ ہے کہ سینٹ کا الیکشن انڈائریکٹ ہوتا ہے, صوبوں میں جس کی اکثریت زیادہ ہوتی ہے ان کے زیادہ سینیٹرز ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج ان کی اکثریت ہے. کل کو دوبارہ نئے سینٹ کے انتخابات ہوں گے تو اس میں پی ٹی آئی کی بھی یہاں پر اکثریت ہوگی. تو آپ کی کیسے ہوگی؟ کیونکہ یہ سوال تو آج پرائم منسٹر سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کیسے. ایک تو آپ نے بات کی نا سینٹ کی حوالے سے, آپ نے خاص طور پہ بات کی حکومت کی شکست کی. دیکھیں معاملہ حکومت کی شکست کا تو اس وقت بنتا ہے کہ جب یہ قومی اسمبلی کے اندر کچھ اس قسم کا معاملہ لے کر آئیں, وہاں پر جو ہے وہ کوئی اگر اپسیٹ ہو تو وہاں پر یہ اپنی کو وکٹری کلیم کر سکتے ہیں. سینٹ کا ہاؤس تو ایک اپر ہاؤس ہے, اس کی ایک اپنی اہمیت ہے, اپنی جگہ پر موجود ہے, لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ اپنی اس کو فتح کلیم نہیں کر سکتی. ان کا دعویٰ یہ تھا ہم حکومت نہیں چلنے دیں گے, لیکن جو ہم حکومت گرانے جا رہے ہیں. دیکھیں جو اکنامک پوزیشن ہے, پہلے مجھے ذرا اس پہ کلیئر کر لینے دیں نا بات کو. معاملہ یہ ہے کہ صادق سنجرانی کے ساتھ بہت سے اچھے ٹرمز ہیں سینیٹرز کے, بڑا اچھا لے کے چلے ہیں, سب کو بڑا اچھا ساتھ لے کے چلے. ہاں اگر یہ حب علی میں نہیں کر رہے, بغض معاویہ میں کرنا چاہتے ہیں, کچھ اس قسم کا معاملہ ہے, وہ ایک الگ بات ہے. معاملہ یہ ہے کہ جو آپ اکنامک سچویشن. اچھا میں اس کے اوپر ایک سیکنڈ, میں یہ اس کے اوپر میں شیلا دیکھیں, یہ تو ہر پارٹی کا حق ہوتا ہے نا کہ وہ اپنی اکثریت کو لے کے آئے. میں تو جو ایز اے جرنلسٹ میرا جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ تمام قوتیں اب اکٹھی ہو کے سڑکوں پہ آ رہی ہیں, ایک انارکک سچویشن جو ہے وہ ایمرج ہو رہی ہے. اس صورتحال سے اپوزیشن جو ہے وہ کتنا فائدہ اٹھائے گی, اور کیا واقعی آپ حکومت گرا سکتے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے پہلے میں ان کو یہ بتا دوں کہ اگر چیئرمین سینٹ کا ہٹانا حکومت کا معاملہ نہیں ہے تو وزیر اعظم جا کے انہیں کیوں تسلی دے رہے ہیں؟ ایک جمہوری طریقہ ہے کہ اکثریت چاہتی ہے کہ ریموو کر کے دوسرا لے کر آئیں, تو آپ کو کیا ضرورت ہے اس میں سودے بازیاں کر کے اور ان سے ملنے کی, کنٹروورشل کرنے کی؟ جمہوری طریقے پہ جانے دیں, اکثریت کی رائے ہے کہ ریموو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, چیئرمین سینٹ ہے, اپنی جگہ پہ موجود ہے. دیکھیں سیدھی بات ہے نا, آج تو چیئرمین سینٹ ہے, تو چیئرمین سینٹ کی حیثیت سے ملے ہوں, نہیں مل سکتے کیا کوئی پابندی ہے؟ نہیں, مگر چیئرمین سینٹ کی وہ کہہ رہے کہ انہوں نے جو کہا ہے نا, دیکھیں بات سنیں, یہ کسی کی خواہش کی بنیاد پہ تو نہیں ہو سکتا. جی نہیں, آپ نے کہا ہے نا کہ گھبرانا نہیں. انہیں کیوں کہہ رہے ہیں؟ جمہوریت کا تقاضا ہے, جمہوری قوتیں چاہ رہی ہیں کہ وہ ہٹ جائیں. جس جمہوریت میں نمبر ہے. دیکھیں ہم تو آپ کو بھی کہتے ہیں نا گھبرائیں, آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ آپ لوگ بھی اضطراب کا شکار ہیں, ہم تو آپ کو بھی تسلی دیتے ہیں. عوام گھبرا گئی ہے, گھبرائے ہوئے اچھا عوام گھبرا گئی, گھبرائے ہوئے آپ لوگ ہیں. آپ لوگ ایسے عوام کا مطلب آصف علی زرداری ہوگا یقیناً آپ کا. عوام کا مطلب آصف علی زرداری ہوگا. ہم سب عوام ہیں, بالکل ہم سب عوام ہیں, کیونکہ آصف علی زرداری کے حلقے کے لوگ بھی عوام ہیں, انہوں نے ووٹ دیے. بہت اچھی بات ہے, یہ پچھلے 5 سال پیپلز پارٹی کے دور میں عوام کا لفظ بیچ میں نہیں بولے, یہ گھبرانے کی نشانی ہے. آپ بیچ میں نہیں بولے, گھبرانے کی نشانی ہے. اچھا چلے, آپ کی آواز اونچی ہو گئی, میں تو بڑا چل کر رہا ہوں, ریلیکس ہوں یہاں پہ. نہیں, میں آپ کی باری میں نہیں بولی, آپ کیوں گھبرا کے میری باری میں بول رہے ہیں؟ بولیں. جی شیلا, ٹھیک ہے. اچھا اب آپ نے یہ کہا کہ عوام جو ہے وہ باہر نکل رہی ہے. عوام کیوں باہر نکل رہی ہے؟
عوام اسی لیے باہر نکل رہی ہے نا. مردان ہے, ماربل انڈسٹریز بند ہیں, نوشہرہ میں بند ہیں, بہت ساری چیزیں شیخوپورہ میں, گجرانوالہ میں, فیصل آباد میں. کل جو ہے وہ پرسوں وزیر اعظم صاحب آئے تھے تو انہوں نے تاجروں کو نئے اعتماد میں لے سکے. یہ ساری باتیں ہیں. اور کیا مزدوروں کے ملتان میں سب سے زیادہ اور کراچی میں ڈیلی ویجز پہ لوگ کام کرتے ہیں. آپ پوچھیں کتنے دن سے ان کے چولہے نہیں جلے, کتنے دن سے وہ بے روزگار ہیں. تو ہم تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط پالیسیز ہیں. آپ کی غلط پالیسیز سے نا, آپ کی پالیسیز غلط ہیں. کل بھی میں نے یہی کہا تھا, جس کے نتیجے میں میرے خلاف گندی ویڈیو ان کے کسی بندے نے ڈالی ہے کہ ہماری پالیسیز کو غلط. ویڈیوز سے نا آپ گھبرائے بالکل. ہم اس کا کچا چٹا نہیں شیلا, ویڈیوز سے نا کچا چٹا کھول. وہ میں گھبرانے والی نہیں ہوں, میں گھبرانے والی نہیں ہوں, وہ تو ہمیں پتہ ہے. تو میں یہی تو بتا رہی ہوں ان کو کہ ان لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ساری آوازیں عوام کی ہیں. عوام کو اس سے غرض نہیں ہے کہ زرداری صاحب پکڑے گئے. عوام کو اس سے غرض نہیں ہے کہ ڈاکٹر عاصم کو 210 دن آپ نے بند کیا, ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا. عوام کو اس سے غرض نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ انہیں عوام نہ سمجھتے ہوں کہ جب شرجیل اپنے حلقے میں گئے تو لوگوں نے کس طرح خوش ہو کے ان کا استقبال کیا کہ 90 دن کا ریمانڈ اور 21 مہینے کی جیل, اور اب کہہ رہے ہیں کہ اب ہم تحقیقات کریں گے. اچھا رانا صاحب, مگر تو آپ انہیں شاید عوام نہیں سمجھتے جو خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن دیکھیے نا, اپوزیشن بھی تو اب متحد ہوئی ہے نا رانا صاحب. اب آ کے ریئلائز ہوا ہے بہت سارے گروپس کو, جب اپنی اپنی چیزیں جو ہیں وہ سیٹل نہیں ہو پائی ہیں جی, تو وہ اب سامنے آئے ہیں نا. تو آپ کو اب کیا لگتا ہے کہ آپ حکومت بھی نہیں گرانا چاہتے, واضح ایجنڈا بھی نہیں ہے, تو پھر کون سا پوائنٹ ہے جس پہ متحد ہے؟ جی, ایک جمہوری حکومت جب اپنی جمہوری طرز عمل کو چھوڑ کے فاشزم کی طرف جائے گی اور اپوزیشن اس فاشزم کو فیس کریں گے تو پھر ہمارے دکھ درد اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور ہم لوگ احتساب سے نہیں گھبرائے, احتساب چلتا رہا, سب کچھ ہوتا رہا. اب الیکشن چوری ہو گیا, ہم نے ان کو کہا آپ چلیں, ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں. اس کے باوجود انہوں نے کہا نہیں, ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے, ہم آپ کے بغیر چلیں گے, آپ چور ہیں, آپ کو مونچھوں سے پکڑ کے ہم اندر کریں گے. اور اس قسم کے بیانات, وہ جو کنٹینر والی چیز تھی وہ ان کے 10 مہینے بھی جاری رہی. ایک لمٹ آ گئی, اس لمٹ نے ہمیں اکٹھا کر دیا. اور یہ ان کا اپنا کمال ہے کہ ہم جو آپس میں ساری عمر لڑتے رہے, آج ہم شیر و شکر ہیں. آج ہمارے لیے جو بڑا ایجنڈا ہے وہ ایک فاشزم کی طرف جو سفر جاری ہے اس حکومت کا, اس کو ہم روک دیں. میں فروخ حبیب صاحب کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ جو انہوں نے کہا جی حکومت کی اس میں کوئی شکست نہیں, لیکن انہوں نے اپنی قابلیت سے اس کو اپنی شکست بنا لیا. اس کو کہا کھڑے رہو, تکڑے ہو, تم ہمارے کینڈیڈیٹ ہو, آپ نیوٹرل رہیں. آپ کو کون کہتا ہے کہ آپ شکست کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں؟ لیکن یہ کتنا بڑا پیغام ہوگا رانا صاحب اگر ایسا ہوتا ہے کہ آپ چینج کر لیتے ہیں, ریموو کر دیتے ہیں چیئرمین سینٹ کو, جو کبھی تاریخ میں نہیں ہوا اس سے پہلے. یہ کس کے لیے میسج ہوگا؟ مجھے بتائیں, میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے گھر میں جو گھسائے تھے وہ کس نے بھیجے تھے؟ کون ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ اچھا, تو پھر ہم سوال اتنے ہی پوچھیں. وہ تو تحقیقات ہوتی ہے نا. سنجرانی صاحب کو نو ٹرسٹ جو ان کے اوپر موو آ گئی یا ان کے خلاف ریزولوشن آ گیا, اس کے بعد ان کا جانا نہیں بنتا تھا. میرا خیال ہے ابھی 1-2 دن ہیں, سنجرانی صاحب کو کوئی اچھا مشورہ اگر دے گا تو وہ ان کے لیے گریسفل ہوگا کہ وہ خود سٹیپ ڈاؤن کر دیں. لیکن اب یہی بات ہے کہ شیلا, پچھلے سال کا دیکھیں میاں رضا ربانی, آج اگر میاں رضا ربانی نہیں ہے, بزنجو صاحب ہیں, بہت اچھے کینڈیڈیٹ ہیں, لیکن 1 سال پہلے, صرف 1 سال پہلے جو کچھ ہوا تھا اس کی گونج آج بھی ایوانوں کے اندر ہے. تو پھر کیوں نہ لوگ کہیں کہ سیاستدان جو ہیں وہ صرف اپنے کارڈز کھیلتے ہیں؟ دیکھیے یہ بات تو بالکل ہی ایک عجیب سی بات ہے. 2 پارٹیز نے اس وقت چاہا, انہوں نے اپنی مرضی سے اپنی اکثریت شو کی, اپنا کینڈیڈیٹ لے آئے. اب اگر پھر ایک اکثریت بن رہی ہے اور وہ اپنا کینڈیڈیٹ لا کے چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں پریشانی کیا ہے؟ اس میں انکانسٹیٹیوشنل کیا ہے؟ انکانسٹیٹیوشنل تو یہ ہے کہ نیشنل اکنامک کانسل ہے جو کہ ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے جس کے سال میں 2 دفعہ اجلاس ہونے چاہیے. سی سی آئی موجود ہے جس کا 90 دن بعد اجلاس ہونا چاہیے, جس میں سارے وزرائے اعلیٰ بیٹھتے ہیں, وزیر اعظم بیٹھتے ہیں, اکنامک کانسل میں سارے فائنانس منسٹر بیٹھتے ہیں. ادھر کے بجائے اب اکنامک ڈیولپمنٹ کانسل بنا رہے ہیں. آپ تو آئین کو بائی پاس کر رہے ہیں. تو اس لیے اپوزیشن متحد ہوئی ہے. جو اے پی سی تھی اس کے اعلامیہ میں یہ بھی تھا.
जैसे आज बिलावल साहब ने फरूख वैसे कहा है कि ये एनएफसी मसला है, 18वीं तरमीम मसला है, ये जमहूरियत मसला है, ये बिल्कुल सेंसरशिप देखे मसला ना, है। ये 18वीं तरमीम से बातें हुई थी ना कि नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जब आप इनके इजलास नहीं बुलाएंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं और एक अलग से काउंसिल बनाएंगे, तो आप तो सब काम आइन के खिलाफ कर रहे हैं। तो ये इसका तो क्या हम जवाब फिर है? वो कैसे अब वो समझ देखिए ना, में आए? आहिस्ता आहिस्ता यही तो आपने कह रहे हैं बजट कि जो लोग पास तो already किया, ना बजट बजट झूठा नहीं पास है। किया। देखिए ये बात नहीं है। देखिए मामला ये है कि ये जो बार बार बात करते हैं लोग, बहुत आप कहती हैं कि लोग बड़े नाखुश हैं। देखिए असल में क्योंकि लोग आप खुद कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं, पॉलिटिक्स सुन करते हैं, लें, मुझे सुन लें, खुद बताइए लोग सुन खुश लें, हैं इस वक्त देखिए सूरत-ए-हाल सुन से? लें, देखिए असल मामला ये है कि पीएमएलएन की हुकूमत थी या पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उस वक्त लोग लुडियां नहीं डाल रहे थे। ये जो कभी आज भी सुन हालात लें ना, अच्छे नहीं रहे, सुन मगर लें, इस तरह सुन के भी लें, नहीं रहे। ये जो आज इंडस्ट्री की बात कर रही थी या बाकी जगह की बात कर रही थी, तो शहबाज शरीफ से ज्यादा दूर नहीं है, उनके क्लिप्स मौजूद हैं। लोड शेडिंग के खिलाफ, इंडस्ट्री के बंद होने के खिलाफ, सुई गैस की बंदिश के खिलाफ, पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ लाहौर की सड़कों पे शहबाज शरीफ वजीर आला के तौर के ऊपर जो है वो एहतजाज कर रहे थे। उस वक्त भी वो ताजरों को इंस्टिगेट किया करते थे कि आप शटर डाउन कर दें। इस वक्त समझने की जरूरत है ये जो मुल्क के साथ हमारे करके गए हैं, 6,000 से 30,000 अरब रुपए पे कर्जे पहुंचा करके। आप ये कह रहे हैं अभी भी कोई कुव्वत है जो ताजरों को कह रही है कि आप ये करें? सुन लें ना, पीएमएलएन है ना उसके पीछे, अच्छा, सुन लें, ठीक सुन है। लें ना, आपने openly कैसे कह मैं दिया, वो भी वैसे बता शब्बीर दूं। ज़ैदी नहीं नहीं, मैं साहब ने कहता हूँ, सुन लें, मुबहम मुझे लफ्ज़ कोई, में मैं नाम बता देता हूँ लोगों के जो उसको लीड कर रहे हैं, उनका ताल्लुक पीएमएलएन से है। आप देख लें, उनकी फेसबुक्स पे निकाल लें, इनके ताजर विंग के होते दरान है। सुन लें जरा, मामला ये है कि हमने आधा तो टैक्स आपका चले जाएगा इनके लिए हुए कर्जों का सूद अदा करने के ऊपर, ठीक है। हमारे पास बड़ा आसान हल है कि हम जो है वो टैक्स नेट के अंदर लोगों को ना लेकर आए, जो ये नहीं लेकर आए। हम जो है नए नोट्स छाप लेते हैं। नए नोट छापने से पाकिस्तान को वेनेजुएला तो नहीं बनाना कि लोग टोकरियां भर के लेके जाएं और हाइपर इन्फ्लेशन हो जाए। मामला ये है कि वो लोग जो टैक्स नहीं देते उनको टैक्स नेट में लाने की कोशिश किया। अच्छी कोशिश है, लेकिन जो तरीकाकार है उसके ऊपर लोग एतराज कर रहे हैं। ये राना साहब मुझे आप वफाकी वजीर रहे हैं सर, मुझे एक्सप्लेन खजाना के वजीर मुमलिकत। बिल्कुल आप उनके मौके पर मुझे एक्सप्लेन करने देखें। मामला ये है कि जिस मुल्क के अंदर मुल्क के जो सरबराह रहे हो, 5 साल हुकूमत की हो, 10 महीने 4 महीने मुल्क से बाहर रहे हो आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ, 1 अरब से कई करोड़ के जो है वो बैरूनी प्राइवेट दौरे कर गए हो सरकारी खर्च के ऊपर, वो उनके मुंह से अवाम का लफ्ज, उनके मुंह से अवाम का लफ्ज अच्छा नहीं लगता। नहीं, वो तो ऑलरेडी जेल में पड़े हुए, नहीं, वो तो एहतसाब भुगत रहे हैं। सुन लें, आपने लोगों को क्या दिया है, ये सबसे बड़ा सवाल है। एहतसाब का मामला जो है वो अलग है, लेकिन लोगों को ये हकीकत भी लोग जानना चाहते हैं कि ये आज मुश्किल हालात किस वजह से हैं। 40 साल इनके इक़्तिदार रहा दोनों पार्टियों का, ये एक ही सिक्के के 2 रुख हैं, ये कभी अलहदा नहीं रहे। ये अपने मफादात के लिए हमेशा रहे हैं, एक रहे हैं। सिर्फ जो है वो ऊपर से लड़ाई थी, अंदर से भाई भाई बस। अब राना साहब ये बड़ा एक अहम चीज है, ये नया पाकिस्तान है, इसमें आपको भी नए अंदाज से जो है वो जीना होगा। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद मैं आप ही के पास आऊंगी कि आप वजीर ममलिकत रहे हैं, जो सूरत हाल थी वो, और अब ये ताजरों की जो सूरत हाल है उनके साथ भी हम आपकी बात उनकी सुनवाएंगे आपको कि वो क्या कह रहे हैं और उनके प्रॉब्लम्स क्या है और हुकूमत क्यों नहीं सुन रही। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अब जो सूरत हाल है वो ये है कि 13 जुलाई को तमाम मुल्क के जो तकरीबन 50 लाख के करीब, जिसमें 41 लाख रजिस्टर्ड दुकानदार हैं या छोटा ताजिर है, वो हड़ताल पे जा रहा है। 50 लाख ओवरऑल बन जाते हैं। इसी तरह से बार एसोसिएशंस जो हैं वो 13 जुलाई से हड़ताल पे जा रही हैं। सहाफ़ी भी कोई कॉल देने की सोच रहे हैं, जो सूरत हाल इस वक्त है मुल्क के अंदर। तो ये होने क्या जा रहा है, पहले जरा सुनिएगा अजमल बलोच साहब के जो मुतालबात हैं, और वो कहते हैं कि कोई बात ही नहीं सुनने को तैयार। क्यों है ऐसा, जरा सुनिएगा वो क्या कहते हैं। ये पहला बजट है पाकिस्तान की तारीख का जिसमें दुकानदार, चाहे वो रिटेलर है, होलसेलर है, डीलर है, मैन्युफैक्चरर, वो परेशान हो गया है। लोग सिर्फ मेडिसिन खरीद रहे हैं और खाने पीने की अशिया खरीद रहे हैं, बाकी किसी चीज़ का गाहक मार्केटों में नहीं है। ये एक ऐसा खौफ व हरास फैला दिया है मौजूदा FBR के जो लोग आए हैं। मतलब मैं एक छोटी सी आपको मिसाल दूं कि शनाख्ती कार्ड देना है कस्टमर से लेके मैन्युफैक्चरर तक, जो भी चीज़ खरीदेगा, अगर कोई शनाख्ती कार्ड गलत दे के चला जाता है, FIR दुकानदार पर दर्ज होगी। जो भी दुकान जिसका साइज 1000 स्क्वायर फुट होगा उस पर सेल टैक्स कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। भाई इनको कौन समझाए कि एक दुकानदार 17% महंगी चीजें देगा, एक दुकानदार 17% सस्ती देगा। इनकम पे टैक्स नहीं ले रहे हैं। दूसरा, हमें विद होल्डिंग एजेंट बनाया हुआ है। अब आम दुकानदार बेचारा कहाँ से
ایک اکاؤنٹنٹ رکھے گا جو سارا سسٹم بنائے گا. سال میں 3 آڈٹ ہوں گے, ایک سیل ٹیکس کا, ایک انکم ٹیکس کا, ایک ود ہولڈنگ ٹیکس کا. ایسی کیا ضرورت پڑ گئی ہے کہ نئے پاکستان مجبور ہو گئے ہر بندے کا شکنجہ کسنے میں. اچھا, اب ہمارے ساتھ رانا افضل صاحب بھی ہیں. میں نے امجد شاہ صاحب کو بھی ریکارڈ کیا تھا جو بار ایسوسی ایشن کے, وہ بعد میں چلاتی ہوں. لیکن رانا صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے یہ ہڑتال جو ہے اس کے پیچھے نون لیگ ہے, اور اگر نون لیگ نہیں ہے تو یہ مطالبات تسلیم کیے جانے چاہیے یا نہیں کیے جانے چاہیے؟ کیونکہ ڈاکیومنٹڈ جو ہماری اکانومی ہے وہ بھی ہونی چاہیے, وہ نہیں ہے اب تک, یہ بھی ایک فیکٹ ہے. اسما, یہ جو بلوچ صاحب ابھی جن کی آپ نے ٹیپ سنائی ہے, 3 گزشتہ بجٹس کے اوپر جو ہمارے زمانے میں 15-16 کا, 16-17 کا, 17-18 کا, میں ان لوگوں کے ساتھ ایکسٹینسو نیگوسیشنز میں رہا, ان کے ساتھ, ان کے باقی ساتھیوں کے ساتھ, اور تمام ایسوسیشن سیمنٹ کی ہو, کسی کی ہو. ہم جب بجٹ کے لیے گئے تو ہم ان کو راضی کر کے گئے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. ہم نے ان کو کانفیڈنس میں لیا. یہاں پہ وہ مجھے وہ مثال نہیں مل رہی کہ وہ کارٹ جو ہے وہ پہلے یا گدھا بعد میں آ رہا ہے. بجٹ آ گیا ہے, اب یہ ان سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں. اب بجٹ دے دیا آپ نے, آئی ایم ایف کی مجبوریوں میں دے دیا, اب آپ ان سے نیگوشیٹ کریں گے تو آپ کی نیگوشیشن میں کیا چانسز آ جاتے ہیں. اور جو باتیں ہیں, ہم نے یہی سوچ سمجھ کے فائلر اور نان فائلر کا ڈفرینس کریٹ کیا, اور اس مد کے اندر گریجولی جو نان فائلرز تھے انہوں نے محسوس کیا کہ فائلر بننے یہ ٹائم لگتا ہے, آپ کا مائنڈ سیٹ چینج کرنے میں آپ کو وقت لگتا ہے. تو وہ 2-1 سال کے اندر آپ کے نان فائلرز کی طرف آ رہے تھے. آپ کو طریقہ کار پہ اعتراض ہے, لیکن جو روح ہے اس پہ اعتراض نہیں ہے. یہ ڈاکیومنٹیشن ہونی چاہیے. بالکل نہیں ہے. آپ نے وائڈن کرنا ہے, آپ نے ٹیکس بیس کو بڑھانا ہے, لیکن آپ ان شارٹ ٹرم, یہ جو انہوں نے ایک بات کی کہ ایک بندہ جو ہے اس کی دکان کا سائز بڑا ہے, اس میں اے سی لگا ہوا ہے, وہ مہنگی بیچ رہا ہے, اس کے خرچے بھی زیادہ ہیں, اور اسی کے ساتھ ایک چھوٹی دکان ہے وہ سستی بیچ رہا ہے, تو وہ تو کمپٹیشن ہے, بزنس از اے کمپٹیشن, وہ کیسے سروائیو کرے گا. اچھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں جو بات پہلے بھی کر چکا ہوں, جو معیشت کا کیری اوور ہے وہ ایک ریلے ریس ہے. جیسے وہ ریلے ریس ہے کہ ایک دوڑتا ہوا 2018 تک پہنچا, 2018 میں وہ بیٹن کسی اور نے پکڑا اور اس نے 2023 تک پہنچانا ہے. اب وہ 2018 میں پکڑ دے, اس کا بیٹن گر گیا, وہ گر گیا, وہ واپس آیا, اس کو اٹھانے میں آیا, اتنی دیر میں دوسرا کھلاڑی آگے نکل گیا. صحیح, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ گر گیا, اس کو ان کا فائنانس منسٹر چینج ہوا, ان کی پالیسی چینج ہوئی, 10 مہینے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ خودکشی نہیں کرنی, خودکشی بھی نہیں کرنی, اور آئی ایم ایف کے پاس بھی. اچھا, اب لیکن شیلا مسئلہ یہ کہ اب یہ جو پولیٹیکل سچویشن ایمرج ہو رہی ہے, بلاول کہہ رہے ہیں کہ وہ پنجاب کے بارڈر تک آئیں گے, آگے شاید پی ایم ایل این جو ہے وہ تیار بیٹھی ہے کہ اس تحریک کو لے کے چلے گی. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ٹرموائل ہوگا, کوئی ڈسٹ سیٹل ڈاؤن کب تک ہوگی, اور کس طرح کی سچویشن ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, حکومت جو ہے جس طرح کی باتیں کر رہی ہے کہ یہ جو ہڑتالیں ہو رہی ہیں یہ پی ایم ایل این کرا رہی ہے, تو کیا یہ جو مردان میں جو ہے یہ جو ماربل والے اور یہ سب ٹائل والے یہ کر رہے ہیں, یہ بھی پی ایم ایل این کرا رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو تو عوام نہیں پسند کرتی. اور دوسری بات یہ کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ہے نا انہوں نے کیا بے ایمانیاں کی. بھائی, لوگ بے وقوف نہیں ہیں کہ آپ آئیں تاجروں سے ملیں اور ہمارے بارے میں باتیں کریں, انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہر ایک نے اپنی جو ہے گھر کا پہیا چلانا, اپنی کردار ادا کرنا ہے. آپ آئے, ان سے ہماری باتیں کر کے چلے گئے. دنیا کے فورم میں گئے جہاں پہ 105 اور دوسری جگہ اتنے کنٹریز تھے, وہاں پہ بھی آپ یہ رونا روتے رہے. اب ٹھیک شیلا, تو اب ان کو میرا یہ کہنا ہے کہ عوام تو نکل چکی ہے, اب کوئی چارٹر اکانومی کی طرف عوام تو نکل چکی ہے. دیکھیں, ان سے کہیں میرے معاملے میں نہیں بولا کریں. میں سوال پوچھ رہی ہوں, یہ سوال میرے سے پوچھ رہی ہیں, ٹائم ختم ہو رہا ہے کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں. میری بات ہی پوری نہیں ہوئی, آپ کی بات کا میں جواب دے رہی ہوں. آپ نے کہا کہ کیا کہتے ہیں لوگ جاننا چاہتے ہیں انہوں نے کیا کیا. اگر لوگ جاننا چاہتے ہیں تو جب آپ آئے تھے پرسوں اور آپ نے رونا رویا ہمارا, تو اس کے بعد تاجروں کو مان جانا چاہیے تھا, لیکن وہ نہیں مانے. مذاکرات بے نتیجہ رہے. اسی طرح آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنی مسئلے کر رہے ہیں, تو